उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, यात्रियों के हित के लिए गए फैसले। एआईसीसी सदस्यों की सूची जारी, कांग्रेस में मचा घमासान, कई दिग्गज नहीं बना पाए अपनी जगह। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा, इस बार का बजट अमृतकाल का पहला महत्वपूर्ण बजट, सभी की निगाह टिकी बजट पर। और हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, नए पदाधिकारियों से की मुलाकात। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। तो यात्रियों के हित के लिए निर्णय लिए गए हैं। जी हां, उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए सभी विभागों की ओर से अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि जो भी निर्णय जनहित के लिए होगा वो किए जाएंगे। यात्रियों और व्यवसायियों के लिए यहाँ पर तमाम जो है वो बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में रोडवेज नए स्वरूप में आएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि हम कम से कम 100 बसें चारधाम यात्रा के लिए अलग से लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चालकों और परिचालकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम उनके खाने और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर दी जाएंगी। चालक परिचालक चारधाम यात्रा अच्छे से करा सके, इसको लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। की अध्यक्षता में आज चारधाम यात्रा की बैठक हो रही है और कल मैंने भी विभागीय समीक्षा की है और अभी हम इसके बाद हम सभी निजी वाहन स्वामियों से और अपने विभागीय अधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे। जो विधि सम्मत होगा, जो हमारे जनहित में होगा, जो हमारे यात्रियों के हित में होगा और जो व्यवसायियों के हित में होगा वो हम। तो एआईसीसी की सूची जारी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में सियासी घमासान जारी है। एआईसीसी की सूची में नाम ना होने के चलते कांग्रेस के कई नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं प्रीतम सिंह ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं इस प्रकरण को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। राजपुर रोड से विधायक और प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रहा है उससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा और राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव की भांति आने वाले चुनाव में जीत हासिल होगी। तो यहाँ पर खजान दास ने ये सारी बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरों के साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह देख रहे हैं, अंदरूनी कलेश देख रहे हैं, इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो फायदा उठाती हुई नजर आएगी। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से मजबूत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि उत्तराखंड में लगातार बीजेपी एक मजबूत पोजीशन में है, लेकिन वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी एक समय में बड़ी ही मजबूत पोजीशन में यहाँ पर रही थी। लेकिन आज कांग्रेस की अंदरूनी जो कलेश, जो कलह है, उसके चलते कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। किसको उन्होंने सूची में रखा है, किसको सूचीबद्ध नहीं किया है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। किंतु कुल मिलाकर के जो मैसेज गया वो भारतीय जनता पार्टी इससे और मजबूत होगी। जिस तरह से उन्होंने अपने आप ही स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके नेता लोग, जो कह रहे हैं, जैसे आज जैसे कि मदन बिष्ट जी का, माननीय विधायक जी का बयान जो पड़ा है, उन्होंने कहा कि वही जिता लेंगे। तो वही जिता लेंगे मतलब इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। और जनता सब जानती है कांग्रेस कहीं नहीं टिक पा रही है आने वाले समय में। अभी चाहे नगर निकाय का चुनाव हो और चाहे आने वाले 24 में चाहे
अपने लोकसभा के चुनाव। इसमें भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास भी रहा है कुल मिलाकर के कि जो ये 500 सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की। तो वहीं अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस बार का बजट अमृतकाल का पहला महत्वपूर्ण बजट है, जिससे यहां पर समावेशी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर अंतिम छोर पर बैठे आम जनता को राहत देने वाले हैं। वहीं हरित विकास के साथ युवा पीढ़ी की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता को राहत दी गई है और राहत के साथ उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये बजट सामने आया है, इस बजट से लोगों को काफी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही वो ये कहते हुए नजर आए कि इस बजट से सबसे ज्यादा लाभ जो है वो आम जनता होगा, क्योंकि आम जनता के मद्देनजर यानी आम जनता को सोच समझ कर ही इस बजट को यहाँ पर सामने पेश किया गया है। अमृतकाल का पहला महत्वपूर्ण बजट है ये, जिससे लोगों को काफी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ये देश का पहला बजट हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और कुशल विजन से भारत तेजी से विकास की ओर तरफ बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे के रूप में विकास और उस विकास में जोर दिया जा रहा है। सप्तऋषि के रूप में समावेशी विकास, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा मजबूत करना, उस पर निवेश करना, समताओं को आगे बढ़ाना। जो समताएं हमारे देश के अंदर हैं उन समताओं को और आगे अच्छा बढ़ाए। हरित विकास की तरफ भी इस बार के बजट में बहुत विशेष ध्यान दिया गया है और युवा शक्ति को और हम कैसे उसको और मजबूती के साथ उसके आने वाले भविष्य के साथ साथ वो देश निर्माण में भी अपना योगदान दे, इस बजट के अंदर वो भी प्रोविजन किया है। तो हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कुमाऊं दौरे पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं और नए पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। अब हमारे पास माफी मांगने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी युवा हमारे अपने हैं। उन बच्चों को चोट पहुंची है और उस पर मरहम लगाया जाना चाहिए। लाठीचार्ज चाहे दरोगा या एसएसपी किसी भी स्तर पर हुआ हो, इसमें जांच के बाद कार्रवाई जरूर होगी। वहीं पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने या मार्गदर्शक मंडल में जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे यहाँ 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल की उम्र होती है। पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा या मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। तो यह हल्द्वानी की खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहुंचने के बाद यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने या मार्गदर्शक मंडल में जाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल की एक उम्र होती है। पार्टी अगर मुझे कहती है चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा या फिर पार्टी की ओर से मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस भी तरह की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मुझे दी जाएगी, मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी यहाँ पर निभाऊंगा। तो ये कहना था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। तो सहानुभूति होने लगी भारतीय जनता पार्टी से। अब 2 पावर सेंटर हो, 4 पावर सेंटर हो, अपने सेंटर ठीक कर लें, पहले अपना एक सेंटर चुन लें, तो तब फिर उनकी बातों पे कुछ हम ध्यान देंगे। किस तरह से तो कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, तो हमको उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो पूरा तंत्र है। हमारे पास वार्ड से लेकर प्रदेश स्तर तक हर इकाई पर हमारे पास मजबूत तंत्र है। वहीं पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जी हां, चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामला साल 2020 का है, जिसने पुलिस कर्मियों पर एक दलित महिला को सिडकुल थाने में लाकर उसके साथ मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत के बाद जिला जज की कोर्ट ने तत्कालीन सिडकुल थाना इंचार्ज प्रशांत बहुगुणा और साथ ही तत्कालीन कोर्ट चौकी इंचार्ज दलबा सिंह नेगी और 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ मारपीट और SC/ST की धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों में एक महिला कांस्टेबल भी शामिल है। पुलिसकर्मियों के अलावा महिला के 7 करीबियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2020 का ये पूरा मामला है जिसमें कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बहुत ही सख्त फैसला
यहाँ पर कोर्ट की ओर से दिया गया है। आपको बताते चले कि 2020 का ये मामला, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ यहाँ पर ये मामला चल रहा था। मामला है कि यहाँ पर एक महिला के साथ अभद्रता की गई, उसके साथ मारपीट की गई थी 2020 में। पीड़िता की शिकायत के बाद जिला जज की कोर्ट ने तत्कालीन सिडकुल थाना इंचार्ज प्रशांत बहुगुणा, कोर्ट चौकी इंचार्ज दिलबर सिंह नेगी और 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ मारपीट और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों में एक महिला कांस्टेबल, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक महिला कांस्टेबल भी इसमें शामिल है। पुलिसकर्मियों के अलावा महिला के साथ करीबियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। काफ़ी पुराना है। माननीय न्यायालय से 156(3) CRPC के तहत एक आदेश प्राप्त है, जिसमें एक जो घटनाक्रम है उसको वृत्तांत मेंशन करते हुए उस पर अभियोग दर्ज करने की बात कही गई है। चूँकि माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश था तो उस पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अब चूँकि घटनाक्रम काफ़ी पुराना है, 2020 का इसमें बताया जा रहा है, तो अभी ये जाँच का विषय है कि उस टाइम में क्या पूरा वो प्रकरण रहा, तो उसकी अभी जाँच प्रक्रिया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने विरोधियों पर निशाना साधा है। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए बीजेपी ने विरोधी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, कोटद्वार में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देहरादून में बेरोजगारों के आंदोलन में कुछ विरोधी पक्ष के खुराफाती तत्व घुस गए थे, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। साथ ही माहौल को उन्होंने खराब भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है और इसके बाद जो भी दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह से इन मासूमों पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर बीजेपी ने विरोधियों पर यहाँ जमकर निशाना साधा है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं हेमंत द्विवेदी, जिन्होंने यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बेरोजगारों के आंदोलन में कुछ विरोधी पक्ष के खुराफाती तत्व जो हैं, खुराफाती जो लोग हैं, वो घुस गए थे, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच चल रही है और इसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। जी ने सल कमिश्नर हैं, उनको आदेशित किया है उस पर जो है कि उनके नेतृत्व में उनके उस पर निगरानी में इसकी मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। लाठीचार्ज और किस परिस्थितियों में वो लाठीचार्ज भी है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व और कुछ इस तरह की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने उस पर वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी। उस कारण से ये शायद घटना वहाँ पर हुई है, लेकिन इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जांच आ जाने के बाद में इस पर निश्चित ही सब पर कार्रवाई होगी। देखिए, तो उत्तराखंड में प्लास्टिक के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नया पैकेज तैयार किया है। इसके तहत उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा और उनकी आर्थिकी में इससे बढ़ोतरी भी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड में 350 सिंगल यूज प्लास्टिक के उद्योग लगे थे। प्रदूषण को देखते हुए इन उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम नई नीति लाएंगे, इसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादन जिन पर प्रतिबंध नहीं लगा है उस पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने 350 उद्योग को नया पैकेज दिया है और वो वैकल्पिक प्लास्टिक के उद्योग लाएंगे और हम उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने में सक्षम हैं। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा, रोजगार पर उन्होंने फोकस यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा कि 350 उद्योग को नया पैकेज दिया गया है, वैकल्पिक प्लास्टिक के उद्योग लगाए जाएंगे और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए वो पूर्ण रूप से सक्षम है। प्लास्टिक के उद्योगों को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। सरकार ने नया पैकेज जो है वो तैयार किया है। उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया यहाँ पर प्रदूषण को देखते हुए, लेकिन अब इस पर आगे और भी बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है। आर्थिकी में इससे बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रोजगार मुहैया कराए जाएंगे और उनकी आर्थिकी में इससे बढ़ोतरी होगी। कैबिनेट मंत्री हैं चंदन राम दास, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर ये बातें कही। उत्तराखंड में 350 सिंगल यूज प्लास्टिक के उद्योग लगे थे। प्रदूषण को देखते हुए इन उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम नई नीति लाएंगे और इसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादन जिन पर प्रतिबंध नहीं लगा उस पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने 350 उद्योगों को नया पैकेज दिया है और वो वैकल्पिक प्लास्टिक के उद्योग लाएंगे और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। कि अपने उत्तराखंड में लगभग 350 सिंगल यूज प्लास्टिक के उद्योग थे और चूंकि प्रदूषण को देखते हुए इन उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया। हम एक नई नीति लाए हैं जो प्लास्टिक का जो वैकल्पिक जो उत्पादन है, जिस पर भारत सरकार ने बैन नहीं लगा रखा है और जो प्रदूषण नहीं करेगा,
ऐसे उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमने 350 उद्योगों को नया पैकेज दिया है और वो वैकल्पिक प्लास्टिक का उत्पादन करेंगे जो प्रदूषण मुक्त होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे 350 उद्योगों को पुनः स्थापित करने में हमको उत्तराखंड में रोजगार देने में हम सक्षम हैं। देखिए अपने उत्तराखंड में लगभग 350 सिंगल यूज प्लास्टिक के उद्योग थे और चूँकि प्रदूषण को देखते हुए इन उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया। हम एक नई नीति लाए हैं जो प्लास्टिक का जो वैकल्पिक जो उत्पादन है जिस पर भारत सरकार ने बैन नहीं लगा रखा है और जो प्रदूषण नहीं करेगा, ऐसे उद्योगों को बढ़ाने के लिए हमने 350 उद्योगों को नया पैकेज दिया है और वो वैकल्पिक प्लास्टिक का उत्पादन करेंगे जो प्रदूषण मुक्त होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे 350 उद्योगों को पुनः स्थापित करने में हमको उत्तराखंड में रोजगार देने में हम सक्षम हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस को एक दरोगा पर महिला ने चाकू से हमला कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हमले में चौकी इंचार्ज घायल हो गए। वहीं पुलिस ने महिला और उसके 2 साथी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस को सोमवार देर रात 112 पर सूचना मिली कि भौना कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां मौके पर मौजूद एक महिला और उसके साथी 2 युवकों ने पुलिस से यहां पर अभद्रता शुरू कर दी, जहां महिला ने चाकू से अपने हाथ की कलाई काटने का प्रयास किया, लेकिन चौकी इंचार्ज ने समझदारी दिखाते हुए महिला को रोकने का प्रयास किया, जिससे आक्रोशित होकर महिला मीना देवी ने चौकी इंचार्ज देवेंद्र राजपूत पर यहां पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे चौकी इंचार्ज जो है वो घायल हो गए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। बाजपुर की यह खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। महिला ने चाकू से अपनी कलाई काटने की कोशिश की, लेकिन चौकी इंचार्ज ने यहां पर अपनी समझदारी से सूझबूझ से महिला को रोक लिया, लेकिन आक्रोशित नाराज महिला ने चौकी इंचार्ज पर ही यहां हमला कर दिया चाकू से, जिससे चौकी इंचार्ज घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही टीम जो है वो मौके पर पहुंची। हमले में चौकी इंचार्ज घायल हो गए। पुलिस ने महिला और उसके 2 साथी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया। आपको एक खास बात बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस ने देर रात 112 पर यहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि भोला कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां मौके पर मौजूद एक महिला और उसके 2 युवकों ने, जिसके साथ वहां पर 2 युवक थे, उन्होंने पुलिस से ही यहां पर अभद्रता शुरू कर दी। महिला ने चाकू से अपने हाथ की कलाई काटने की कोशिश की, लेकिन यहाँ चौकी इंचार्ज ने महिला को रोक दिया, जिससे नाराज महिला ने चौकी इंचार्ज पर ही यहाँ हमला कर दिया चाकू से। ये भौना कॉलोनी बाजपुर से कल एक सूचना मिली थी लड़ाई झगड़े की, तो उसमें हमारे बाजपुर चौकी के स्टाफ वहां पर पहुंचा, तो लेकिन जो आपस में वो झगड़ा कर रहे थे, ये हमारे पुलिस कर्मचारियों के समझाने के बाद भी जो है वो हमारे कर्मचारियों पर ही वो आमदा हो गए थे। जिसमें उन्होंने चौकी इंचार्ज को जो है सूचना दी। वहाँ देवेंद्र राजपूत चौकी इंचार्ज वहां पर पहुंचे। ये मीना नाम की महिला है और जो है ये बबलू और लक्की 2 लड़के थे, जिनने जो है खुद ही जो है ये चौकी इंचार्ज के ऊपर पर हमला कर दिया था। ये मीना नाम की जो महिला है उनके द्वारा चाकू से जो है उन पर जो है वार किया गया देवेंद्र राजपूत पर। तो इस संबंध में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। तो वहीं लालकुआ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 किलो 390 ग्राम चरस और यहाँ पर लगभग 1,02,950 रुपए और साथ ही मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय उसे पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा अपनी यहाँ पर एटीएफ टीम के साथ यहाँ पर चौकी क्षेत्र से सटे गांधीनगर पहुंचे और यहाँ पर वो चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अपने घर से भारी मात्रा में चरस बेच रहा है, जिससे तुरंत पुलिस हरकत में आई और इस पर यहाँ एक्शन लिया गया। पुलिस टीम ने तुरंत उसे पकड़ा और थाने ले आई। जैसे कि चरस बेचना, स्नैक बेचना, इस तरह के कामों में संलिप्त थे, तो वो पहले से ही पुलिस की रडार में थे। तो उनमें से कुछ के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और उसी क्रम में जो ये अभियुक्त आपका राजेंद्र सिंह बोरा जो गांधीनगर का रहने वाला है,
तो इसके खिलाफ कार्रवाई की गई और ये टीम के काफी टाइम से रडार पे था और इसके जो है पास से 1 किलो 390 ग्राम चरस जो कि वाणिज्यिक मात्रा में है वो पकड़ी गई और लगभग जो है 1,03,000 कैश भी हमें बरामद हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये काफी टाइम से जो है चरस के बिजनेस में था, खरीदने और बेचने में, और जो लोग इससे खरीदते थे और जो लोग इसको बेचते थे हम लोग उनकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो लालगुआ पुलिस है उसने पूरी मेहनत करके जो है इसको रंगे हाथों चरस और पैसे के साथ पकड़ा है, जिसमें कप्तान साहब की तरफ से भी पूरी टीम को 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। लालगुआ पुलिस जो है आगे भी इस तरह के अपराधियों के खिलाफ। तो मृतक आश्रितों संगठन की अति आवश्यक अंतिम बैठक आज की गई। इस बैठक में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि इस बैठक में सभी लोग पहुंचे और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखा। बैठक में वर्तमान अध्यक्ष गौरव शर्मा के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया कि रोडवेज मृतक आश्रित संगठन से जुड़े तमाम सदस्यों के और से ठेका प्रथा के माध्यम से परिवहन निगम में परिचालक की नौकरी करने का जो फैसला लिया गया है, इससे संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को यहाँ पर मनोबल उनका टूटा है। साथ ही साथ उन्होंने कई रोडवेज मृतक आश्रित परिचालक की भर्ती में यहाँ एजेंसी के माध्यम से अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर लोग, जिससे लोगों का ये कहना है कि उनके साथ यहाँ पर सही नहीं किया जा रहा है। रोडवेज मृतक आश्रित संगठन यहाँ पर भंग हुआ। टनकपुर की यह खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम किया गया। इस दौरान यहाँ पर बंगाली समाज के क्षेत्र के लोग भी पहुंचे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्कूली बच्चों में यहाँ पर खुशी देखी गई। आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्कूल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मातृभाषा दिवस पर यह कार्यक्रम किया गया। मातृभाषा दिवस पर कार्यक्रम में तमाम छोटे बच्चों ने यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सभी यहाँ पर डांस करते हुए नजर आए। सभी बच्चों के मन में काफी उत्साह यहाँ पर नजर आया। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर पहुंचे और स्कूल के तमाम गणमान्य लोग भी इस खास कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद नजर आए। सभी ने बच्चों का मनोबल यहाँ पर बढ़ाया। मातृभाषा दिवस पर यह कार्यक्रम यहाँ पर पूरा किया गया। इस कार्यक्रम में सभी बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पार्टिसिपेट किया। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।